मुझे याद है कि बचपन में मुझे हमेशा इस बात के लिए डांट पड़ती थी कि तुम बस एक तरह का खाना ही क्यों पसंद करते हो, तुम हरी सब्जियां या फिर विभिन्न प्रकार के फल क्यों नहीं खाते। जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है, हो सकता है कि आप लोगों को भी आपके माता पिता द्वारा हमेशा इस बात के लिए डांटा जाता रहा हो कि तुम हरी सब्जियां क्यों नहीं खाते, या फिर तुम जो मैं बनाती हूँ या फिर जो मैं बनाता हूँ वो तुम क्यों नहीं खाते। जी हाँ दोस्तों, तो इस प्रकार की समस्या हमारे साथ हमेशा से रही है और हम ये सोच सकते हैं कि भाई हम बस भोजन करना है हमें, और भोजन से पेट भरना है, और भोजन हमें ऊर्जा देने का कार्य करता है। तो क्या मतलब है जब हमारा पेट भर जा रहा है हमारे मन पसंदीदा भोजन से ही, तो हम क्यों हरी सब्जियां खाएं या फिर क्यों अन्य प्रकार के विविध प्रकार के भोजन करने की आवश्यकता क्या है। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी के संदर्भ में अपने क्लास में पढ़ने वाले हैं। इस क्लास में हम यही जानेंगे कि हम विभिन्न प्रकार के जो भोजन करते हैं उसको भोजन करने का उद्देश्य क्या होता है। कई बार हमें ऐसे खाद्य पदार्थ भी खाने पड़ते हैं या फिर ऐसे डिशेस भी खानी पड़ते हैं जो हमें पसंद नहीं होती है, लेकिन हमें ज़बरदस्ती खिलाया जाता है कि नहीं तुम खाओ यदि सेहतमंद रहना है तो। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों का फिर से मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं फिर से लेकर आया हूँ NCERT की पुस्तक का अध्ययन आज हम करेंगे आज की क्लास में, जो कि NCERT क्लास 6 के साइंस का अध्याय 2 होगा। अध्याय 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भोजन यह कहाँ से आता है, अपनी पिछली कक्षा में हमने उसे पढ़ा था। आज हम क्लास 6 के साइंस का अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे, जो कि है भोजन के घटक यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो इसके बारे में हम मुख्य हेडिंग्स यहाँ पे देखिए दिए हुए हैं, तो इसके माध्यम से हम जानेंगे कि आखिर हमारे माता पिता हमें क्यों डांटते थे या फिर हमारे गार्जियन हमें क्यों डांटते थे कि तुम्हें अलग अलग तरह का भोजन ग्रहण करना चाहिए या फिर हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। तो इस चैप्टर के माध्यम से आज हम इस बात को क्लियर कर देंगे कि ऐसा क्यों होता था हमारे साथ। तो सबसे पहला जो हेडिंग यहाँ पे है वो है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ में क्या होता है। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, यानी कि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ में क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हम विभिन्न प्रकार का भोजन करते हैं तो उन सभी भोजनों में अलग अलग गुण पाए जाते हैं, यानी कि उन सभी में कुछ महत्वपूर्ण पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में हमारी सहायता करते हैं। आज हम उन्हीं पोषक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ में क्या होता है, इसका उत्तर हमें इसी से मिल जाएगा कि जो मुख्य पोषक होते हैं वो उसमें मौजूद होते हैं, और जब वो हम उसे ग्रहण करते हैं तो इनका जो पोषक तत्व होता है वो हमारे शरीर में जाकर हमारे शरीर के लिए कार्य करता है और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी यह कार्य करता है। तो देखिए यहाँ पे मुख्य पोषकों में यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गए, और साथ ही रुक्षांश तथा जल भी हमारे भोजनों में होता है। ये तमाम वो मुख्य पोषक हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। यदि यह शरीर में हमारे ना रहे या फिर इसमें से किसी एक पोषक की कमी पड़ जाए हमारे शरीर में, तो हम बीमार पड़ सकते हैं और हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, विटामिन, ये जो 4 है वो काफ़ी प्रमुख पोषक तत्व हैं। उसके नीचे जहाँ पे लिखा हुआ है साथ ही रुक्षांश तथा जल, तो ये जो रुक्षांश होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा ही अजीब सा शब्द आप लोग को लग रहा होगा। रुक्षांश का मतलब होता है आहारी रेशे, यानी कि फाइबर कहा जा सकता है। असल में हमारे शरीर को किसी प्रकार का पोषक तत्व तो नहीं प्रदान करते हैं, लेकिन हमारे शरीर के अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने में अवश्य सहायक होते हैं। तो ये जो रुक्षांश होते हैं यानी कि फाइबर होते हैं, यह मुख्य रूप से खड़े अनाजों में हमें मिलते हैं। जो भी खड़े अनाज जैसे कि गेहूँ हो गया, चना हो गया, या फिर दाल हो गया, या फिर बहुत सारे जो फल होते हैं या फिर कच्ची सब्जियां होती हैं या फल होते हैं, उनसे हमें ये जो रुक्षांश होता है ये हमें यानी कि आहारी रेशे जो होते हैं उनसे हमें
प्राप्त होते हैं। असल में इनका जो मुख्य कार्य होता है वह हमारे जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनके आयतन को बढ़ा देता है, जिससे ये होता है कि जब हम अपशिष्ट पदार्थ अपने शरीर से बाहर निकाल रहे होते हैं, सुबह सुबह जब हम जाते हैं शौचालय के लिए, तो वहाँ पे ये जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो यही रुक्षांश है। और जल का तो आप लोग जानते हैं कि जल हमारे लिए बहुत अधिक महत्व रखता है। जल में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व तो नहीं कहे जा सकते हैं, लेकिन पोषक तत्वों में जो यहाँ पे देखिए, मैं एक चीज़ भूल गया हूँ। यहाँ पे देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और साथ में ही यहाँ पे खनिज लवण भी होते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं इसे। यह भी एक हमारे लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो हमारे शरीर को इसकी आवश्यकता होती है। तो हम रुक्षांश के बारे में बात कर रहे थे और जल के बारे में हम बात कर रहे थे कि जल हमारे लिए कितनी आवश्यक होती है। जल मुख्य रूप से ये जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं इसे ऑब्जर्व करके हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने का कार्य जो है वह जल के माध्यम से ही होता है। चलिए अब देख लेते हैं कि अगला हेडिंग क्या है। अगला हेडिंग जो है वह कुछ पोषकों के परीक्षण। अब चूंकि हम भोजन लेते हैं और संतुलित भोजन करना हमारे लिए आवश्यक है, इसलिए ज़रूरी ये भी हो जाता है, अब चूँकि हम लोग अध्ययन भी इसके बारे में कर रहे हैं तो हमें इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से फसल या फिर कौन कौन से खाद्य पदार्थ में किस प्रकार का पोषक तत्व पाया जाता है। तो उसके लिए बस एक ही तरीका होता है हमारे पास इस चीज़ को जानने का कि हम उसका परीक्षण करके देखें कि उसमें कौन कौन से पोषक तत्व मौजूद हैं। तो यहाँ पे देखिए, सामान्य रूप से ये विटामिन्स के परीक्षण सामान्य रूप से हम घर पे नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए मड यानी कि कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण हम कर सकते हैं घर पे, और प्रोटीन का भी परीक्षण हम घर पे ही कर सकते हैं, और वसा का भी परीक्षण कर सकते हैं हम। ये आसानी से हो जाने वाला परीक्षण है, इसके बारे में आज हम जानेंगे और ये भी पता लगाएंगे कि हम कैसे जान सकते हैं कि किस भोजन में किस प्रकार का पोषक तत्व मौजूद है। सबसे पहले हम मंड के लिए परीक्षण की बात करते हैं, यानी कि टेस्ट फॉर स्टार्च की बात करते हैं। मंड जो है एक तरह का जो कार्बोहाइड्रेट का ही रूप होता है। आप लोग जानते हैं कि शुगर हो गया या फिर स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है। अब मंड को हम थोड़ा सा और आसान भाषा में समझने का प्रयास करें तो आप लोगों को याद होगा कि जब घर पे हमारे नए चावल जब पकाए जाते थे, अभी तो नहीं लेकिन बहुत पहले जब कुकर का प्रयोग नहीं होता था तो भगोने में हमारे जब घर पे चावल बनते थे या फिर बटुले में जब चावल बनते थे तो उसमें से कुछ सफ़ेद पदार्थ निकलता था, यानी कि गाढ़ा लिक्विड होता था सफ़ेद रंग का। उसे ही हमें वही जो है वही मंड है, जिसे देहाती भाषा में या पूर्वांचल के क्षेत्रों में जहाँ पे मैं रहता हूँ उसे माड़ कहा जाता है। माड़ जो मुख्य रूप से होता है वह कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ एकदम होता है। मतलब ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जिन्हें डायबिटीज़ होती है उन्हें वह खाने के लिए मना किया जाता है कि वो उसका सेवन ना करें, क्योंकि वह पूरा कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ पदार्थ रहता है। उसका हम सेवन करते थे। हमें याद है कि किस प्रकार से हम उसमें थोड़ा सा और चावल गरम चावल मिलाकर उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर खाते थे। वो काफ़ी टेस्टी लगता था और पेट भी हमारा भर जाता था उससे। तो ये वही मड के लिए परीक्षण की बात कर रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें खाद्य पदार्थ लेना होगा। खाद्य पदार्थ में आप वो चावल का माड़ भी ले सकते हैं, या फिर यदि वह उपलब्ध नहीं है तो आप आलू ले सकते हैं। जो आलू होता है, आलू भी स्टार्च का या फिर कहा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट का एक विशेष खाद्य पदार्थ होता है, यानी कि उसमें भी कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में मौजूद होता है। तो इसके लिए हमें मुख्य रूप से इसके परीक्षण के लिए हमें खाद्य पदार्थ लेना है और उसमें हमें तनु आयोडीन का विलयन डालना है 2 से 3 बूंद। तनु का मतलब होता है पतला, और एक शब्द और सुनेंगे आप लोग, एक होता है सांद्र, जिसमें हम कह सकते हैं कि वह गाढ़ा होगा, यानी कि ये जो लिक्विड होगा वो थोड़ा हल्का होगा, इसमें थोड़ा सा जल का मात्रा अधिक होगा। इससे जब 2 से 3 बूंद हम उसमें उस खाद्य पदार्थ में गिराएंगे
तो हम देखेंगे कि उस खाद्य पदार्थ का रंग काला या नीला हो जाएगा। काला और नीला तब होगा जब उसमें स्टार्च मौजूद होगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट मौजूद होगा। और यदि किसी भोजन में यदि आप आयोडीन का छिड़काव करते हैं या फिर 2-3 बूंद डालते हैं उसमें और वो नीला या काला हो जाता है, तो आप लोग समझ जाइएगा उस भोजन में कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। वहीं हम बात करें प्रोटीन के परीक्षण के लिए, तो प्रोटीन के परीक्षण के लिए हमें परख नली की आवश्यकता पड़ेगी। और परख नली में हम जिस खाद्य पदार्थ को टेस्ट करने वाले हैं उसे महीन बारीक मतलब पीस कर उस परख नली में हमें डाल देना होगा। और साथ में ही हमें उसमें कॉपर सल्फेट की 2 बूंद और कास्टिक सोडा का जो विलयन होगा उसकी 10 बूंदें उसमें डालनी होगी और उसे यानी कि उस परख नली को अच्छे से मिलाना होगा। यदि उसमें प्रोटीन की मात्रा उपलब्ध है तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद जो भोजन का रंग होगा या फिर जो लिक्विड का रंग होगा वो बैंगनी रंग का हो जाएगा, जो इस बात का सूचक होगा कि उसमें प्रोटीन मौजूद था। वसा के लिए जो परीक्षण है इसमें किसी भी प्रकार के केमिकल की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। वसा का टेस्ट बहुत आसानी से किया जा सकता है। वसा मुख्य रूप से जो फैक्ट कहा जा सकता है इसे, और इसके लिए आप मूंगफली के दानों का प्रयोग कर सकते हैं। जो कच्चे मूंगफली के दाने होते हैं उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग को मूंगफली के दानों को किसी कपड़े या फिर किसी कागज़ में लपेट कर उसे कूटना होगा। उसे जब धीरे धीरे आप उसका महीन उसे कूट देंगे तो जब आप उस कागज़ के टुकड़े को खोलेंगे तो जब आप मूंगफली के उन पिसे हुए पदार्थों को हटा देंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे एक धब्बा दिखाई देगा। वो जो धब्बा होगा वही वसा है। हो सकता है कि उसमें नमी मौजूद हो सकता है कि जिस पदार्थ को आप पीस रहे हो, इस प्रकार से कूट रहे हो, उसमें रख के उसमें हो सकता है कि नमी मौजूद हो यानी कि जल मौजूद हो। तो इसके लिए आप उसे कुछ समय के लिए सुखा सकते हैं धूप में रखकर। यदि उसमें वसा मौजूद होगा तो धूप में सुखाने के बावजूद भी उसका जो रंग होगा, जो दाग होगा, थोड़ा सा पारदर्शी हो जाता है। जो एक कहा जा सकता है जो कि पेपर है वो हल्का सा पारदर्शी आप लोग को दिखाई देगा और वो हमेशा पारदर्शी बना रहेगा। उसी प्रकार का धब्बा आप लोगों को हमेशा दिखाई देगा। विभिन्न प्रकार का पदार्थ आप इसमें ले सकते हैं इसके टेस्ट के लिए। चलिए अब बात करते हैं तीसरे हेडिंग की ओर हम चलते हैं कि विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। यानी कि ये जो पोषक तत्वों के बारे में हमने जो बात किया वो हमारे शरीर के लिए आखिर करते क्या हैं, इसके बारे में भी तो हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इस हेडिंग के माध्यम से हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए किस प्रकार से लाभदायक होते हैं या फिर किस प्रकार से कार्य करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का जो मुख्य कार्य होता है वह शरीर को ऊर्जा प्रदान करना होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट को हम इंस्टेंट एनर्जी देने वाला भी पदार्थ मानते हैं। एक पोषक तत्व के रूप में कार्बोहाइड्रेट को हम तुरंत एनर्जी देने वाला मानते हैं, क्योंकि ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। कार्बोहाइड्रेट के जो मुख्य उदाहरण हैं यानी कि किन किन खाद्य पदार्थों से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, तो यहाँ पे देखिए शकरकंदी हो गया, आलू हो गया, गन्ना हो गया, चावल हो गया, आम हो गया। ये मुख्य स्रोत हैं जहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं वसा की। वसा भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का ही कार्य करता है। हालांकि यह अलग बात है कि कार्बोहाइड्रेट के बराबर यदि आप वसा आपके शरीर में है तो वह कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा आप लोग को प्रदान करेगा, आपके शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा। लेकिन ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये तुरंत ऊर्जा देता है, लेकिन वसा जो होता है वो हमारे शरीर में विभिन्न स्थानों पर जाकर इकट्ठा होता है। मुख्य रूप से हमारे पेट पे यह वसा जो एकत्रित होता है, तो जब हम भोजन नहीं करते हैं या फिर कुछ समय के लिए भोजन करना बंद कर देते हैं या फिर सही समय पे जब भोजन नहीं करते हैं और हम कार्य कर रहे होते हैं अपने शरीर से, तो जब कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो जाता है यानी कि जब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमारे शरीर से घट जाती है तो ये जो वसा यानी कि जो चर्बी जमा हुई होती है हमारे शरीर में, यही वसा जो है वह फिर एनर्जी का रूप धारण कर लेती है और फिर जो वसा है यही हमें ऊर्जा देने का कार्य करती है। वसा में मुख्य रूप से हम देखेंगे तो मूंगफली हो गया, मांस हो गया, मक्खन हो गया, सोयाबीन हो गया, दूध हो गया,
इन सभी खाद्य पदार्थों से हमें वसा प्राप्त होती है। चलिए अब हम इधर चलते हैं और हम बात करते हैं प्रोटीन की। प्रोटीन मुख्य रूप से हमारे शरीर के निर्माता के रूप में इसे जाना जाता है। यानी कि प्रोटीन जो होता है वह हमारे जो शरीर का शेप है इसके निर्माण में सहयोग करता है। मुख्य रूप से आप देखते होंगे कि जब हमें चोट लग जाता है तो डॉक्टर हमें प्रोटीन वाला खाद्य पदार्थ खाने के लिए बोलते हैं। सामान्य रूप से बहुत ज़्यादा प्रचलित है कि हमें कच्चा पनीर खाने के लिए बोला जाता है, जो कि प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत होता है। प्रोटीन मुख्य रूप से आप लोग देखते होंगे कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वह भी प्रोटीन पाउडर लेते हैं और प्रोटीन से बने हुए खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो बॉडी बिल्डिंग के समय उनकी जो कोशिकाएं टूट जाती हैं तो जो प्रोटीन होता है उन कोशिकाओं को बनाने का कार्य करता है, यानी कि ऊतकों के निर्माण में प्रोटीन सहयोग देता है। चलिए बात कर लेते हैं विटामिन्स की। अब जो विटामिन्स होता है, विटामिन मुख्य रूप से हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का कार्य करता है, यानी कि विभिन्न बीमारियों से बचाने का कार्य जो है विटामिन करता है। मुख्य रूप से यहाँ पे जो विटामिन हैं वहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई भी होता है, के भी होता है। तो ये सभी विटामिनें जो होती हैं वो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग से बचाने का कार्य करती हैं। विटामिन ए के स्रोत के बारे में यदि बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए पपीता, गाजर, मछली का तेल, आम, दूध आदि से विटामिन ए हमें प्राप्त होता है। वहीं हम बात करें विटामिन बी का तो यकृत हो गया, गेहूँ हो गया, चावल हो गया आदि खाद्य पदार्थ से हमें विटामिन बी प्राप्त होता है। वहीं हम टमाटर, आंवला, संतरा, नींबू और अमरूद की बात करें तो ये सभी महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं विटामिन सी के। विटामिन सी के जो स्रोत होते हैं वो आप देखेंगे जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं लगभग उन सभी में विटामिन सी मौजूद होता है। विटामिन डी की बात करें तो अंडे हो गया, मक्खन हो गया, मछली हो गया, दूध हो गया आदि ये जो है ये सभी खाद्य पदार्थ हैं वह विटामिन डी के स्रोत होते हैं। लेकिन विटामिन डी बनने के लिए हमारे शरीर में धूप हमें मिलना बहुत आवश्यक है। यदि आप अंधेरे कमरे में रहते हैं और इन सभी पदार्थों का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में विटामिन डी का निर्माण होगा। विटामिन डी के निर्माण के लिए आवश्यक है कि सूर्य का प्रकाश हमें उपलब्ध हो। सूर्य की रोशनी में विटामिन डी जो होता है वो हमारे शरीर में बनता है। तो ये सभी विटामिन्स के बारे में हो गए। हम बाद में इनके कमी से होने वाले रोगों के बारे में भी बात करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं खनिज लवण की। खनिज लवण में मुख्य रूप से देखिए हमारे शरीर को आवश्यकता होती है आयोडीन, फास्फोरस, लोह या फिर कैल्शियम। लोह मतलब आयरन या फिर कैल्शियम हो गया, इन सभी खनिज लवणों की आवश्यकता होती है। आयोडीन के बारे में बात किया जाए तो इसके प्रमुख स्रोत पालक, अदरक, मछली आदि हैं। फास्फोरस के बारे में बात की जाए तो केला हो गया, दूध हो गया आदि से हमें फास्फोरस प्राप्त होता है। लोहा की बात करें तो पालक, सेब, यकृत आदि से हमें लोहे यानी कि आयरन प्राप्त होता है। वहीं कैल्शियम की बात करें तो दूध और अंडा इसका प्रमुख स्रोत है। तो ये सभी हो गया। एक बार हम फिर से इसे थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं और जानते हैं कि देखिए विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ यानी कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें क्या मौजूद होते हैं, इसके बारे में हमने जाना। मुख्य पोषक तत्वों के रूप में हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और साथ ही रुक्षांश तथा जल की आवश्यकता को भी जाना कि हमारे शरीर में किस प्रकार से ये हमें बचाने में या फिर हमें स्वस्थ रखने में हमारे लिए मददगार होते हैं। और फिर हमने कुछ पोषक तत्वों के परीक्षण भी किए जिसमें मुख्य रूप से मंड यानी कि कार्बोहाइड्रेट के लिए परीक्षण था, प्रोटीन का परीक्षण था और वसा का परीक्षण था। फिर हमने ये भी जाना कि विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं, यानी कि इस पोषक तत्वों का क्या कार्य होता है हमारे शरीर में। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसी के बारे में हमने पढ़ा। चलिए बात करते हैं संतुलित आहार की यानी कि बैलेंस्ड डाइट की। हमारे भोजन में संतुलित आहार लेना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। यदि किसी एक ही प्रकार का हम डाइट इस्तेमाल करते हैं, हम भोजन करते हैं, तो हो सकता है कि कुछ समय बाद हम बीमार पड़ जाएं। होता भी ऐसा है कि आप देखते हैं कि बहुत स्वस्थ मनुष्य होता है जिसका शरीर बहुत मोटा तगड़ा दिखाई देता है और देखने पे बहुत स्वस्थ होता है, लेकिन
यदि बहुत लंबे समय तक वह किसी भी प्रकार के पोषक तत्व वाला खाद्य पदार्थ इस्तेमाल में नहीं ले रहा है या फिर उसके शरीर में उस पोषक तत्व की या फिर विटामिन्स की कमी हो जाती है, तो आप देखेंगे कि वह व्यक्ति बीमार हो जाता है स्वस्थ होने के बावजूद भी। अब मान लीजिए कि जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो बहुत सारे प्रोटीन शेक पीते हैं या प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, मुख्य रूप से केवल प्रोटीन वाले जो भोजन होते हैं वही ग्रहण करते हैं, लेकिन साथ में उन्हें फल और हरी सब्जियां भी खाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इससे प्रोटीन से यदि केवल प्रोटीन का वो इस्तेमाल करेंगे तो इससे होगा ये कि उनका शरीर तो बहुत स्वस्थ दिखाई देगा, उनकी मतलब मसल्स पावर बहुत अधिक होंगी और देखकर हर कोई उनके प्रति आकर्षित होगा। लेकिन जब वो बीमार पड़ जाएंगे तो आप कहेंगे भाई उसका शरीर तो बहुत स्वस्थ था। आप लोग देखते हैं कि सामान्य रूप से भी जब कोई बहुत स्वस्थ व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसके बारे में यह चर्चा की जाती है कि अरे भाई उसके जैसा शरीर तो उसके इस पूरे इलाके में नहीं था, लेकिन फिर भी वह किस प्रकार से बीमार पड़ गया। तो मुख्य कारण यही है कि वह प्रोटीन और फैट से संबंधित खाद्य पदार्थ तो खा रहा था, लेकिन कुछ विटामिन्स की जो आवश्यकता होती हैं शरीर में वो उसके शरीर में नहीं जा पा रहा था, क्योंकि वह उस प्रकार का आहार नहीं ले रहा था। तो इसीलिए हमारे शरीर में संतुलित आहार लेना हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। चलिए अब चलते हैं 5वें नंबर पे, जो कि अभावजन्य रोग है, यानी कि डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं। देखिए हमारे शरीर में जो पोषक तत्वों की कमी से जो होने वाली रोग होते हैं उन्हें हम अभावजन्य रोग कहते हैं। अभाव का मतलब यही होता है कि किसी चीज़ का अभाव हो जाना, यानी कि शरीर में जब पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है तो उससे जो रोग होता है उसे ही हम अभावजन्य रोग यानी कि डिफिशियंसी डिसीज़ कहते हैं। जैसे कि लोग जानते हैं कि बहुत सारे रोगों के कारण जो होते हैं वह बाहरी आयाम होते हैं, जैसे कि माना जा सकता है कि जो कीटाणु या फिर विषाणु होते हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, बहुत सारे फंजाई होते हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें वह बीमार कर देते हैं। लेकिन यदि विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ या फिर कहा जा सकता है कि जो पोषक तत्वों के कारण जो हमारे शरीर में जो बीमारियां हो जाती हैं उन्हें हम अभावजन्य रोग कहते हैं। इसमें कुछ बीमारियां जो मुख्य हैं वह दृष्टिहीनता है, बेरी है, रिकेट्स है, स्कर्वी है आदि है। अब हम एक टेबल आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि हमारा वाइट बोर्ड भर चुका है तो इस पर अब लिखा नहीं जा सकता है। तो आपके स्क्रीन पे एक टेबल प्रदर्शित होगा, उस टेबल में मुख्य रूप से हम ये जानेंगे कि कौन कौन से अभावजन्य रोग होते हैं, यानी कि किस विटामिन या फिर मिनरल की कमी से कौन से रोग होते हैं और उसके जो कहा जा सकता है उसके जो लक्षण हैं वह किस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो स्क्रीन पे आप लोग देखिएगा, स्क्रीन पे वहाँ पे आप लोग के प्रदर्शित होगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे विटामिन ए, यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ है विटामिन और खनिज, और दूसरे खाने में लिखा हुआ है विकार, और तीसरे खाने में लिखा हुआ है कि लक्षण क्या हैं। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है विटामिन ए। तो विटामिन ए की कमी से आप लोग को दृष्टिहीनता होने का खतरा रहता है, यानी कि यदि आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई है तो आप हो सकता है कि पूर्ण रूप से अंधे हो जाए या फिर आपका जो आँख है वह कमज़ोर हो जाएगा। इसमें लक्षण में देखिए यही बताया गया है कि कमज़ोर दृष्टि, रात में कम दिखाई देना, इस प्रकार के लक्षण इसमें आप लोग को दिखाई देंगे। और हम बात करें विटामिन B1 की, तो विटामिन B1 के कमी से बेरी नामक रोग होता है, जिसमें जो पेशियां हमारी होती हैं वह काफ़ी दुर्बल हो जाती हैं और काम करने की ऊर्जा में कमी आ जाती है, यानी कि कार्य करने का मन नहीं करेगा, काफ़ी थकावट हमें महसूस होगी। चलिए बात कर लेते हैं विटामिन सी की। तो विटामिन सी से जो मुख्य रोग होता है वह स्कर्वी होता है। इसमें होता यह है कि मसूड़ों से खून आना प्रारंभ हो जाता है और जो घाव होते हैं वह भी बहुत देर बाद भरते हैं, यानी कि ये मुख्य रूप से विटामिन सी की कमी से, यानी कि स्कर्वी जो होता है मुख्य रूप से चर्म रोग के रूप में हमारे सामने आता है। वहीं हम बात करें विटामिन डी का, तो विटामिन डी से होने वाला जो रोग है वह रिकेट्स है। इसमें हमारी जो अस्थियां होती हैं वह मुलायम होकर मुड़ जाती हैं। कई बार आपने ऐसे बालकों को देखा होगा जिनके पैर या फिर हाथ ऐसे बहुत ही धनुषाकार में मुड़े रहते हैं, वह मुख्य रूप से कहा जा सकता है कि वह रिकेट्स से ग्रसित हैं। चलिए बात कर लेते हैं कैल्शियम से। तो कैल्शियम की कमी से हमारी जो अस्थियां होती हैं वह कमज़ोर हो जाती हैं और दंतक्षय होना प्रारंभ हो जाता है, यानी कि कैल्शियम की कमी के कारण मुख्य रूप से हमारा जो बोन है, यानी कि हमारी जो हड्डी होती है वह प्रभावित होती है। और कई बार यदि अधिक कैल्शियम की कमी हो जाती है तो जो लोगों के दांत होते हैं वो भी झड़ना शुरू हो जाते हैं।
चलिए बात कर लेते हैं आयोडीन की। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। घेंघा मुख्य रूप से गर्दन की जो ग्रंथियां होती हैं इसे प्रभावित करती हैं, और जो गर्दन के यहाँ पे आप देखेंगी ये वाला जो हिस्सा होता है इसमें सूजन आ जाता है और जैसे लगता है कि यहाँ पे कुछ भरा हुआ है पानी टाइप का। वो मुख्य रूप से घेंघा रोग है जो कि आयोडीन की कमी से होता है। छोटे बालकों में ये जो होता है रोग वो मुख्य रूप से उनके मस्तिष्क को प्रभावित करता है। लोह की बात करें यानी कि लोहे की बात करें तो आयरन की कमी से हमारे शरीर में अरक्तता आ जाती है। अरक्तता के कारण हमें कमजोरी महसूस होती है। तो ये सभी चीज़ें थी यानी कि विटामिन और मिनरल से होने वाले विभिन्न रोग के बारे में ये था। अब ये यदि आप संतुलित भोजन करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार के डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कई बार ऐसा होता है कि जब हम बहुत अधिक बीमार पड़ जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर जांच के बाद हमें विटामिन्स और मिनरल्स के विभिन्न प्रकार के गोलियों के सेवन के लिए बोलता है। लेकिन अब आप ये सोचेंगे कि चलिए जब गोलियां उपलब्ध हैं तो भोजन के बारे में क्यों चिंता करना, हम गोलियां लाते हैं और गोलियां खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आपका शरीर खुद विटामिन्स बनाने में सक्षम है यानी कि विटामिन्स को वह संरक्षित कर पा रहा है और आप संतुलित आहार ले रहे हैं तो आपको किसी प्रकार के विटामिन्स और मिनरल्स की दवाइयाँ खाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह आपके जो किडनी होती है उसे प्रभावित कर सकती है। तो दोस्तों आज का ये जो सेकेंड चैप्टर है वह हम समाप्त करते हैं, जो कि था फूड के बारे में यानी कि भोजन के घटक के बारे में। जो क्लास 6 के साइंस का अगला चैप्टर होगा वह मुख्य रूप से कपड़ों के बारे में होगा। कपड़ों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे कि किस प्रकार के विभिन्न प्रकार के कपड़े यहाँ पे मौजूद हैं और हम उसका इस्तेमाल करते हैं और वह कैसे बनाए जाते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज का यह अध्याय समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये अच्छा भी लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब हम नई वीडियो बनाएं तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।